आज के इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान का 25वां भाग लेकर आ रहे हैं और यह आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप पा सकते हैं, उसके लिए डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। ये सारे क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में रिपीट किए गए हैं। अगर आप इस पूरी वीडियो को देखते हैं तो किसी भी वनडे एग्जाम के दृष्टिकोण से ये काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। आपातकाल के दौरान किस प्रकार की स्वाधीनता के अधिकार को समाप्त या फिर सीमित नहीं किया जा सकता? तो यह है जीवन और शारीरिक स्वतंत्रता को। देखिए, होता क्या है कि जब संविधान बना तो हमें 7 तरह के अधिकार मिले थे, जिनको हम कहते हैं मौलिक अधिकार। यहाँ पे जितने क्वेश्चन इससे बन सकते हैं आपके एग्जाम में हम सब बता देंगे। इसको हम कहते हैं मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? पहला क्वेश्चन तो यही बनता है। तो ये लिया गया है अमेरिका से। मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य, इन दो चीज़ों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर मौलिक कर्तव्य पूछेगा तो मौलिक कर्तव्य आपका लिया गया है रूस से, यानी कि उस समय ये यूएसएसआर था, लेकिन मौलिक अधिकार लिया गया है अमेरिका से। इसके अलावा आप ये जानिए कि जब 74वां संविधान संशोधन हुआ तो 1974 में, तो यहाँ पे इसमें से एक कम कर दिया गया, यानी कि अब जो मौलिक अधिकार हैं उनकी संख्या हो गई है 6। अब मौलिक अधिकार हैं इनकी संख्या हो गई है 6। तो ऐसा कौन सा अधिकार था जिसको कि इसमें से रिप्लेस किया गया? तो वो था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार में क्या था कि अगर आपके पास कोई भूमि है तो ये आपकी है, आप चाहे तो बेचे या फिर ना बेचे। तो आपको लगता होगा कि आज भी तो यही पावर है, लेकिन नहीं, आज आपके पास ये संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है, एक कानूनी राइट है। आपके पास ये मौलिक अधिकार नहीं है। अगर सरकार जब भी चाहेगी आपसे आपका जमीन ले लेगी, इसका उचित मूल्य दे करके, और ये मूल्य निर्धारित करेगी सरकार ही। तो ये अब पहले ऐसा नहीं था। पहले अगर आपकी मर्जी, आप चाहे तो ना भी दे सकते थे, लेकिन अब आप इसे देना आपकी मजबूरी है। तो यानी कि यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनता है। मौलिक अधिकार इस समय कितने हैं? तो 6 हैं। कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। पहले कितने थे? तो 7 थे। तो ये जो मौलिक अधिकार अभी 6 बचे हैं, जब आपातकाल लगाया जाता है तो इसमें से कुछ अधिकार सस्पेंड हो जाते हैं। जैसे कि आपके बोलने की स्वतंत्रता है, ये सस्पेंड हो जाती है। तो इस तरह के दौरान भी जो आपके जीवन और शारीरिक स्वतंत्रता है, ये सस्पेंड नहीं होती है। अगला है कि किसी नज़रबंद व्यक्ति को अपनी रिहाई के लिए सबसे उचित याचिका कौन सी होगी? तो ये होगी बंदी प्रत्यक्षीकरण। मतलब इसमें क्या होता है कि अगर किसी व्यक्ति को गलत तरीके से बंदी बना के रखा गया है तो इसके लिए या तो हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है, और उसका जो अपील होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत होगा। तो इसके लिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके लिए हम अपील कहाँ कर पाएंगे? तो केवल हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट, इसके अलावा आप किसी भी कोर्ट में अपील नहीं कर सकते हैं। अगला है कि अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? तो ये होता है राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार, और अक्सर देखा गया है कि 5 साल अधिकतम होता है, क्योंकि 5 साल में सरकार बदल जाती है और अटॉर्नी जनरल भी बदल दिए जाते हैं। यहाँ पे देखिए, अटॉर्नी जनरल वही होता है जो कि भारत सरकार का सपोर्ट करता है, भारत सरकार का पक्ष रखता है किसी भी न्यायालय में, चाहे वो हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो या फिर किसी भी न्यायालय में। महान्यायवादी के बारे में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो कि संसद में बैठ सकता है? तो ये है महान्यायवादी। ये संसद के सदस्य नहीं है, लेकिन फिर भी ये संसद में बैठ सकते हैं। बशर्ते प्रॉब्लम क्या है कि वहाँ पे ये बोल भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, लेकिन जब वहाँ पे वोटिंग वाले काम शुरू होगा, मतलब किसी भी बिल पे वोट होता है, तो वहाँ पे इनको वोट देने का अधिकार नहीं है। अगला है कि प्रदेश सरकार के मंत्री व्यवहारिक और संवैधानिक रूप से किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद ग्रहण करते हैं? तो जो प्रदेश सरकार के मंत्री होते हैं राज्यपाल के समक्ष पद ग्रहण करते हैं, और अगर यही केंद्रीय गवर्नमेंट में पूछा जाए तो ये होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। आगे बढ़ें तो संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों को लागू करवाने की जिम्मेदारी किसकी है? तो ये है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की। मतलब कि मूल अधिकारों की सुरक्षा करना, मूल अधिकारों को लागू करवाना। अगर आपके मूल अधिकार का हनन हो रहा है तब भी आप सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में जा सकते हैं।
आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि नागरिक के मूल कर्तव्य संविधान में कहाँ दिए गए हैं। तो ये संविधान के इस भाग में दिए गए हैं और इसके अलावा देखिए 51A में दिए गए हैं। और आपको ये भी जानना चाहिए कि ये जो मूल कर्तव्य है ये कहाँ से लिए गए हैं। तो ये लिए गए हैं USSR यानी कि रसिया से। अगला है कि संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। तो संविधान में इस सीमा में कोई उल्लेख नहीं है। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन थोड़ा सा गलत टाइप का है। जो संविधान में नहीं बताया गया था कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में, मतलब कि जो केंद्र सरकार की गवर्नमेंट होगी उसमें कितने मंत्री होंगे। तो होता क्या था कि जब 2 या 3 पार्टियां मिलकर के सरकार बनाती थी तो सभी को खुश करने के लिए 150, 500 में से 150 या फिर 200 मंत्री बना दिए जाते थे। अब जाहिर सी बात है जितने ज़्यादा मंत्री बनाएंगे उतना ही ज़्यादा खर्च बढ़ेगा। तो यहाँ पे राज्य मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, तो प्रभार, इस तरह करके कई मंत्री बनाए जाते थे। इसको सुधार करने के लिए एक संविधान संशोधन किया गया और इस संविधान संशोधन में कहा गया कि 15%, मतलब कि जो टोटल मेंबर है उसके 550, इसका 15% हो सकते हैं। यानी कि अगर इस समय आप देखेंगे तो लगभग 85 मंत्री बनाए जा सकते हैं प्रधानमंत्री को लेकर के। प्रधानमंत्री इससे बाहर नहीं है। तो ये जो 15% वाला रूल है ये संविधान में नहीं था। संविधान में इसके बारे में कोई उल्लेख नहीं था, इसे बाद में जोड़ा गया। अब ये 15% वाला जो रूल है आपके स्टेट में भी लगता है। जैसे कि मान लीजिए उत्तर प्रदेश में 400 सदस्य होते हैं, MLA जो विधायक होते हैं। तो यहाँ पे कितने मंत्री बनाए जा सकते हैं, तो गुणा कर दीजिए, 15 चौको 60, यानी कि उत्तर प्रदेश में 60 मंत्री बनाए जा सकते हैं। अब चाहे आप जिनको बना लीजिए। पहले क्या होता था कि सरकार फ्री थी, सबको खुश करना होता था, सभी पार्टियों को खुश करना होता था, तो यहाँ 400 में से 200 मंत्री बना दिए जाते थे। तो इसे रोकने के लिए संविधान संशोधन लाया गया और ये क्वेश्चन रेलवे में कई बार पूछा जा चुका है कि कितने % हो सकते हैं। अगला है कि केंद्र सरकार के मंत्री व्यवहारिक और संवैधानिक रूप से किसके सामने अपना पद ग्रहण करते हैं। तो ये है राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री। क्योंकि यहाँ पे प्रधानमंत्री इसलिए लिखा गया है क्योंकि किसी व्यक्ति को, या तो वो किसी भी सदन का सदस्य हो या फिर ना हो, उसको अगर मंत्री बनाना होगा तो सबसे पहले उसकी सिफारिश करते हैं प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट से, तब जाके प्रेसिडेंट इनको शपथ दिलाते हैं। आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आप हमें कमेंट करके बताइए राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। राष्ट्रपति को उनके पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है, ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं तो किस रीट का शाब्दिक अर्थ है व्हाट इज योर अथॉरिटी। तो ये है क्वो वारंटो का। क्वो वारंटो मतलब कि इसमें होता है कि अगर कोई व्यक्ति बिना, मतलब कि उसके पास उसके राइट नहीं है फिर भी वो किसी पद पे बैठ गया है, तो ये होता है क्वो वारंटो। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि किस संविधान के तहत केरल भूमि सुधार कानून को नवी अनुसूची में स्थान दिया गया। तो ये था 29वां संविधान संशोधन। यह है केरल। और आपके लिए दूसरा क्वेश्चन कि कमेंट करके बताइए केरल की कैपिटल कहाँ है। इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन हम आपसे पूछते रहते हैं ताकि आप भी अपना उत्तर कमेंट करके बताते रहिए। इसके अलावा आपको बता दें कि इसके ढेर सारे पार्ट ऑलरेडी अपलोड है। आपको यहाँ पे जो आई बटन है उसमें क्लिक करने पे सारे पार्ट मिल जाएंगे। अगला है कि किस अनुच्छेद के तहत धार्मिक व्यय के लिए निश्चित धन पर कर की अदायगी में छूट प्रदान की गई है। तो ये है अनुच्छेद 27 के तहत। मतलब कि कहा गया है कि जो भी टैक्स लगेगा उसमें जो धार्मिक व्यय होगा, ये हिंदू मुस्लिम या फिर किसी भी धर्म का हो, इसके लिए कर नहीं देना है, उसके लिए आपको टैक्स नहीं देना है, ये कहा गया है अनुच्छेद 27 पे। और इसी में आप देखेंगे ये कहा गया है कि मतलब कि धर्म विशेष के आधार पर आप किसी से भेदभाव नहीं करेंगे। अगला है कि संविधान सभा को अंतरिम संसद में कितने दिन परिवर्तित किया गया था। तो ये किस दिन को, तो ये है 26 जनवरी 1950 को। देखिए हुआ क्या था कि जब हमारे यहाँ जब वहाँ पे संविधान बनना शुरू हुआ यानी कि 1946 में, तो यहाँ पे एक गवर्नमेंट बना दी गई। वो थी अंतरिम गवर्नमेंट पंडित जवाहरलाल नेहरू की। तो ये अंतरिम गवर्नमेंट चली तब तक 26 जनवरी 1950 तक, जब तक कि संविधान लागू नहीं हो गया। इसके बाद कई बार पूछा गया है कि पहला चुनाव कब हुए। ऑप्शन देता है 1951, 1952, 1951-52 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है 51-52।
क्योंकि पहली बार चुनाव था और इसको 1 साल से ज़्यादा टाइम लग गया था। सही उत्तर है 1951-52। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि 26 जनवरी 1950 से 12 जनवरी 1952 के मध्य भारत का अंतरिम राष्ट्रपति कौन था? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और दरअसल इसलिए क्योंकि वहाँ पे अभी किसी भी मेंबर का चुनाव नहीं हुआ था, जैसे कि लोकसभा का चुनाव होते होते 52 आ गया था, जैसे कि हमने आपको बताया। तो ये लोग जब इलेक्ट होके चले गए तब जाके राष्ट्रपति का चुनाव हुआ। तो उस समय अंतरिम प्रेसिडेंट बना दिया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही। हालांकि चुनाव होने के बाद ही यही प्रेसिडेंट बने रहे। ये थे बिहार से और इनको संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था 11 दिसंबर 1946 को। आगे बढ़ते हैं तो धन विधेयक को संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? तो ये है लोकसभा। देखिए, अगर कोई नॉर्मल विधेयक होगा, जैसे कि कोई भी कानून बनाना, तो इसको आप लोकसभा या फिर राज्यसभा किसी में पेश कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई नॉर्मल विधेयक होगा तो इसको कोई पेश कर सकता है, चाहे वो सरकार का मंत्री हो या फिर सरकार में विधायक हो, सांसद हो या फिर ना हो, विपक्ष का हो या फिर निर्दलीय हो, कोई भी पेश कर सकता है, बशर्ते कि आपको उसे पास कराने की जिम्मेदारी भी होगी। और इसके अलावा जो धन विधेयक है, जिसमें कि पैसे की बात की गई है, तो इसको आप राज्यसभा में नहीं पेश कर सकते। इसमें केवल राइट होता है लोकसभा को। और धन विधेयक कौन कहता है कि ये धन विधेयक है या फिर नहीं है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो ये पावर है केवल और केवल स्पीकर को। स्पीकर कह देगा कि ये धन विधेयक है तो वो धन विधेयक है। हालांकि इसमें भी कई बार मतलब कि बवाल हो चुका है। कई मामले जब सुप्रीम कोर्ट में गए तो वहाँ पे कई मामलों में पेचीदा हो गए थे। आगे है कि संसद के प्रत्येक सदन की बैठक की कार्यसूची में पहला विषय कौन सा होता है? ये होता है प्रश्नकाल। जो पहला घंटा होता है ये होता है प्रश्नकाल। इसमें क्या होता है कि जो मतलब कि अति महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनको उठाना होता है। अगला है कि किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार दिया गया है कि सैनिक न्यायालय को छोड़कर वह भारत के किसी अन्य न्यायालय अथवा न्यायमंडल के निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की अनुमति प्रदान कर दे? तो ये है अनुच्छेद 135। अनुच्छेद 135 में क्या है कि आपको मतलब कि किसी भी फैसले के खिलाफ अपील करने का अधिकार है। जैसे कि अगर सेशन कोर्ट ने कोई फैसला दिया है और आप उससे खुश नहीं हैं, आपको लग रहा है कि आपके साथ न्याय नहीं हुआ है, तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। हाई कोर्ट ने कोई फैसला दिया है तो इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दिया है तो आप फिर से सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे उससे ज़्यादा जज होंगे। जैसे कि पहले आपका फैसला एक जज ने दिया, तो अगर फिर से सुप्रीम कोर्ट उसे सुनने के लिए तैयार हो जाती है तो अब एक से अधिक जज यहाँ पे होंगे। तो इस तरह अपील करने का जो अधिकार है ये मिलता है अनुच्छेद 135 में। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता का क्या होगा? तो देखिए, भारत में सिंगल नागरिकता को प्रावधान किया गया है कि मतलब कि यहाँ पे केवल एक नागरिकता होगी। बस आपको इंडिया की नागरिकता मिलेगी, आपके पास कोई पासपोर्ट होगा केवल इंडिया का होगा। तो इस तरह यहाँ पे कोई स्टेट की नागरिकता नहीं है। तो इस तरह जब सिंगल नागरिकता की बात की गई है तो ये है कि अगर आप कहीं और की नागरिकता, पूर्णकालिक नागरिकता, मतलब कि जैसे इंडिया में आप हैं वहाँ का नागरिकता ग्रहण करते हैं तो आपको इंडिया की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी या फिर आपसे छीन ली जाएगी तुरंत। ऐसा ही नहीं है कि केवल इसी कंडीशन पे छीनी जाएगी। कई बार होता है कि अगर आप देशद्रोह जैसे काम करते हैं तो सरकार आपकी नागरिकता भी छीन सकती है। हालांकि इसके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। आगे बढ़ें तो अगला है कि किस संविधान संशोधन के माध्यम से व्यवस्था की गई है कि अब राज्यों को प्रत्यक्ष केंद्रीय करों से प्राप्त कुल धनराशि का 29% हिस्सा मिलेगा? तो ये हुआ था संविधान संशोधन 2000 में, लेकिन अब इसका कोई वैल्यू नहीं रहा क्योंकि अब हमारे यहाँ जीएसटी लग चुका है। तो जीएसटी का प्रावधान अलग है जो पहले टैक्स था उससे। अगला है कि किस अधिकारी को अपने कर्तव्य के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालय में उपस्थित होने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो ये है महान्यायवादी। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि ये भारत सरकार का पक्ष रखेंगे भारत के किसी भी कोर्ट में। तो वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप इस वीडियो को कर दीजिए लाइक। अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो वीडियो के नीचे आपको लाइक का बटन मिल जाएगा और इसे अपने दोस्तों में शेयर करिए। अगला है कि संविधान के प्रारूप करने के लिए संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो ये हुआ था 29 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति मतलब कि ड्राफ्टिंग कमेटी, इसके हेड कौन थे?
देखिए कई कमेटियां बनी थी, लेकिन कई बार आपसे केवल प्रारूप समिति के बारे में ही पूछा जाता है, क्योंकि इसके हेड थे डॉक्टर वी राम अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके हेड थे और ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अंतरिम गवर्नमेंट में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कानून मंत्री बनाया गया था। अगला है कि संविधान सभा का अंतिम दिन कौन सा था जिस दिन संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? तो ये था 24 जनवरी 1950 और ये लागू हो गया 26 जनवरी 1950 को। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 28 जनवरी 1950 को। भारत के किन राष्ट्रपतियों की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई? तो ये हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद। इन दोनों लोगों की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी। कई व्यक्ति ऐसे हैं जो कि उपराष्ट्रपति भी रहे, राष्ट्रपति भी रहे, तो उनसे प्रश्न भी कई बार पूछे जाते हैं। जैसे जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, इनके नाम पे हर साल 5 सितंबर को मनाया जाता है। क्या ये आपके लिए क्वेश्चन होगा? कमेंट करके बताइए हम हर साल 5 सितंबर को क्या मनाते हैं। अगला है कि किस अनुच्छेद द्वारा भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है? तो ये है अनुच्छेद 19। हालांकि इसमें जो 19 है इसमें भी 6 तरह की है और वैसे भी आपको मूल अधिकार 6 मिलते हैं, और जो 19 है इसी में आपको बोलने की स्वतंत्रता मिलती है। बोलने की जो ये 6 प्रकार की है इसी में है। कई बार आपसे पूछा जाता है कि जो प्रेस की स्वतंत्रता है, जैसा कि आपने सुना होगा कि हमारे यहाँ प्रेस फ्री है, तो जो प्रेस की स्वतंत्रता है ये किस आर्टिकल में दी गई है? तो ये 19 में ही शामिल है, क्योंकि वहाँ पे अलग से प्रेस की बात नहीं की गई है, वहाँ पे केवल आम आदमी को बोलने की स्वतंत्रता दी गई है और इसी आम आदमी में प्रेस की स्वतंत्रता शामिल है। अगला है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री अथवा राज्यपाल? तो होता है तो राज्यपाल, लेकिन अगर देखा जाए वास्तविक प्रधान तो मुख्यमंत्री ही होगा। अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए तो आप राज्यपाल ही ट्रिक करेंगे। अगला है कि जम्मू कश्मीर के विषय में संसद की अधिकारिता किन विषयों तक है? तो ये संघ सूची तक था, लेकिन अभी जब 370 हट गया तो अब हर तरह से जम्मू कश्मीर भी एक नॉर्मल स्टेट की तरह काम करेगा। अगला है कि सर्वोच्च और उच्च न्यायालय मतलब कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश को सिद्ध कदाचार या फिर असमर्थता के आधार पर हटाने का प्रस्ताव कहाँ पे पेश किया जाएगा? मतलब कि इसको एक भाषा में कहे तो महाभियोग। तो महाभियोग कहाँ पहले पेश किया जाता है? यह एक बिल है, तो इसको लोकसभा या फिर राज्यसभा किसी में पेश कर सकते हैं। इसमें होता क्या है कि अगर आप इसे लोकसभा में पेश करेंगे तो 100 मेंबर के सिग्नेचर चाहिए। अगर राज्यसभा में पेश करेंगे तो कम से कम 50 मेंबर के सिग्नेचर होना जरूरी है। सिग्नेचर होने के बाद इसे उस सभा में, अगर राज्यसभा में लाते हैं तो इसके अध्यक्ष को दिया जाएगा। अध्यक्ष एक नोटिस जारी करेंगे संबंधित व्यक्ति को, मतलब कि जिस भी न्यायाधीश के विरुद्ध इसको लाया जा रहा है 14 दिन पहले उनको एक नोटिस दी जाती है। उसके बाद 14 दिन बाद ये कार्रवाई शुरू की जाती है। उसी दौरान इनकी जांच भी होती है। अगर जांच में सही पाया गया इनका जो इन पे दोष लगा है तो इसमें स्पेशल मेजोरिटी से इनको अलग अलग पास कराने के बाद इनको अपने पद से हटना होगा। अगला है कि उस वित्त मंत्री का नाम बताइए जिसने 1952 में भारत का पहला आम बजट प्रस्तुत किया। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये है पीके षणमुखम चेट्टी या सेट्टी, कई बार आपको लिखा हुआ मिलता है। प्रधानमंत्री का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व तो किसके प्रति होता है? तो ये होते हैं राष्ट्रपति के प्रति। जैसे कि प्रधानमंत्री अगर कोई भी काम करते हैं या फिर केंद्रीय कैबिनेट कोई भी काम करती है तो जो प्रधानमंत्री होते हैं ये राष्ट्रपति को सूचित करते हैं पर्सनली। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो ये थे VN राव, मतलब कि भीमराव अंबेडकर। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? मतलब कि अगर राष्ट्रपति के पद वाला जो चुनाव हो रहा है, अगर इसमें कोई विवाद होता है तो इसका सुनवाई कौन करेगा? तो केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट। इसके अलावा हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट किसी में भी आप नहीं जा सकते। राज्य के निम्न और उच्च सदन क्या कहे जाते हैं? तो देखिए अगर देखा जाए सेंट्रल गवर्नमेंट में तो उच्च सदन की बात की जाए तो ये होता है राज्यसभा, और अगर निम्न सदन की बात की जाए तो ये होता है लोकसभा। तो अगर यही चीज स्टेट में हम देखें तो स्टेट में जो उच्च सदन होता है इसे हम कहते हैं विधान परिषद, और जो ये होता है इसको कहते हैं विधान सभा।
तो देखा जाए तो लगभग जो भी स्टेट हैं जिनको कि पूर्ण राज्य का दर्जा मिला है उनके पास सबके पास विधानसभा है। और इसके अलावा जो दिल्ली है, पांडिचेरी है और जो जम्मू एंड कश्मीर है, ये 3 यूनियन टेरिटरी हैं, इनमें भी विधानसभा है, मतलब कि इनका भी सीएम है। तो 28 स्टेट में एक सीएम है और इन तीनों में भी एक सीएम हो रहा है, यानी कि कुल मिला के हमारे देश में 31 सीएम होंगे। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि जब राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है तब संसद द्वारा इसका अनुमोदन कितने दिन के अंतर्गत किया जाना चाहिए। यह है 2 माह के अंदर। मतलब कि अगर राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा तो कर देगा, लेकिन उसे संसद द्वारा अप्रूवल चाहिए 2 महीने के अंदर। अगर ये 2 महीने के अंदर अप्रूवल नहीं मिला तो ये जो आपातकाल की घोषणा है ये रद्द मान ली जाती है। हमारे यहाँ कुल मिला के 3 तरह का आपातकाल लगता है, 352, 356 और 360। कई बार क्वेश्चन 356 से पूछा जाता है, जिसे हम राष्ट्रपति शासन कहते हैं। यह किसी भी स्टेट में लगाया जाता है। अगला है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम क्रमशः राज्यसभा और लोकसभा होंगी। तो ये कहा गया अनुच्छेद 79 में, अनुच्छेद 79 में ये कहा गया है। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि 1952 के आम चुनाव के समय कितने दलों को निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई थी। तो ये थे 14 दल। मतलब कि जो राष्ट्रीय चुनाव हुआ था 51-52 में, मतलब कि पहला, इसमें 14 दलों ने इलेक्शन में भाग लिया था। इसके अलावा आपको बता दें कि उस समय जो निर्वाचन आयोग था इसके हेड 1 होते थे, बाद में 2 बनाए गए और बाद में फाइनली 1989 में इसको 3 सदस्यीय आयोग कर दिया गया, जिनमें से 1 हेड होते हैं, 2 नॉर्मल होते हैं, मतलब कि ये मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, 2 लोग चुनाव आयुक्त होते हैं। 1989 में जो संविधान संशोधन किया गया इसके लिए वो था 61वां। कई बार पूछा गया है, याद रखें 61वां था ये। और इसके अलावा 61वें संविधान संशोधन में आपकी उम्र सीमा 21 से घटा करके 18 कर दी गई। अगला है कि संविधान सभा ने प्रारूप संविधान पे अनुच्छेदवार विचार विमर्श करना कब से शुरू किया। तो ये किया 15 नवंबर 1948 से। मतलब कि जो भी अनुच्छेद बने थे उन पे विचार विमर्श, तर्क वितर्क, उसमें सुधार, तो ये शुरू हुआ था 15 नवंबर 1948 से। अगर पूछा जाए कि संविधान कब से बनना शुरू हो गया तो 9 दिसंबर 1946 से। और इस समय इनके अध्यक्ष कौन बनाए गए, हालांकि वो अस्थायी थे। इनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा। 2 दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। तो आगे बढ़े तो अगला है कि संविधान सभा के अंतिम दिन सभा के पटल पे भारतीय संविधान की कितनी प्रतियां रखी गई जिन पर सभी सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। तो ये थी 3। और आप देखेंगे कि ये मीटिंग कब हुई थी, 24 जनवरी 1950 को। सबसे पहले राष्ट्रीय आपात की घोषणा 26 अक्टूबर 1962 को हुई थी। दूसरी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा कब की गई, तो यह है 13 दिसंबर 1971 को। और जब युद्ध हुआ था, खास करके जब बांग्लादेश के लिए पाकिस्तान से हमने युद्ध किया तब। अगला है कि राज्यों के विश्वविद्यालय का पदेन कुलपति कौन होता है। तो ये होते हैं हमेशा और हमेशा उस स्टेट के राज्यपाल। आगे बढ़ते हैं तो यदि कोई अभियुक्त अपने बचाव के लिए वकील की सहायता लेना चाहता है तो भारतीय संविधान में क्या व्यवस्था है। तो देखिए, यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसके सामने ये उसको पावर मिलती है कि वो अपने मनपसंद का वकील ले सकता है। ये उसका संवैधानिक अधिकार है। भारतीय सभा की प्रस्तावना में जो संविधान सभा थी, न्याय शब्द का प्रयोग हुआ है। किस मायने में, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के रूप में ये न्याय शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला है कि किस प्रकार के विधेयकों पर राज्यपाल अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। तो जो ऐसे मामले जो कि राष्ट्रपति के विचार के लिए रुके हुए होंगे उन पे राज्यपाल अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।